हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में ज़्यादा जानेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद अब हम लोगों का डॉट प्रोडक्ट होगा और फिर क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और एक लेक्चर जो है मुझे लगता है कि क्वेश्चंस के कराने चाहिए जो 3D के हैं और जो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो उसको हम सारे क्वेश्चन जब पूरा चैप्टर ख़त्म करने के बाद एक इस पे पूरा अच्छे क्वेश्चंस जो होंगे उसको हम ले लेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपसे मतलब कहीं हो सकता है कि फंस सकते हैं। ठीक है, जब एग्ज़ाम में आए तो ठीक है उसको लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अब ये वाला जो लेक्चर है आपके जो कोऑर्डिनेट से रिलेटेड जितने भी मतलब डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बेसिक ज्योमेट्री से स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से ज्योमेट्री में कैसे वेरिएशंस होते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे देखा होगा कि ऐसे एक्स वाई प्लेन होता है। ठीक है, तो अभी हम कोई वेक्टर की बात नहीं कर रहे, सिंपली हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज दैट एक मान लेते हैं एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट जो है हमने मान लिया, लेट्स सपोज दैट x1 और y1 है। ठीक है, और इसका जो है x2 और y2 है। ठीक है, और ये लाइन मैंने ऐसे जोड़ दी। जब ये हमने लाइन जोड़ी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो लाइन है a से b, ठीक है, a से b, इसकी लेंथ क्या होगी? ठीक है, इसकी लेंथ क्या होगी? तो जब इसकी लेंथ हम निकालेंगे तो आप खुद सोचो कि यहाँ पर इसका है, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, x1 है। ठीक है, और इस पॉइंट का ओरिजिन से x डायरेक्शन में डिस्टेंस है वो है x2। ठीक है, मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस x2 है। मतलब अगर मुझे यहाँ पे इस पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालें कि x2 कैसे होगा, जो ओरिजिन से इतना होगा x2। ठीक वैसे ही मैं आपको ये बोलूँगा कि ये जो है आपका y1 है। ठीक है, और फिर यहाँ से लेकर के ये वाला जो पॉइंट है, ऑब्वियसली ये वाला, ये होगा आपका y2। ठीक है, सिंपली मैथ है ये y2। ठीक, तो मैं आपको ये कहूँ कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो इसको मैंने बोला कि डेल्टा x है। ठीक है, ये बेसिक है और ये चीज़ आपको काइनेमेटिक्स में भी आएगी। ठीक है, काइनेमेटिक्स में भी यूज़ होगा जब वीटी ग्राफ होगा, फिर एटी ग्राफ होगा, एक्सटी ग्राफ होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यूज होंगी। तो ऐसे वेक्टर की तरीके से ना सोच करके आप इसको इस तरीके से देखिए। ठीक है प्लीज़, तो ये डिस्टेंस जो होगी x2, इतना में से इतना घटा देंगे तो ये देखेंगे x2 माइनस x1 होगा, है कि नहीं? और ठीक वैसे ही इतनी डिस्टेंस हम निकालेंगे इतना, तो वो होगा y2 माइनस y1 होगा कि नहीं? यहाँ से पूरी डिस्टेंस में से ये हमने घटा दिया तो ये पूरी बचेगी, डेल्टा y हम जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, लेट्स कॉल इट डेल्टा y। ठीक है, तो जब डेल्टा y हमने बोला इसको, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब इसमें कैसे हम इंक्लूड करेंगे वेक्टर को वो भी बता रहे हैं हम आपको। तो ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर ये ट्रायंगल में अगर हम इसको थीटा ले लेते हैं तो टेन थीटा जब अगर मैं लिखूँगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो वो होगा डेल्टा y बाई डेल्टा x। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर मुझे AB की लेंथ लिखनी हो, AB की लेंथ लिखनी हो, मतलब AB का ये कितना है, तो अब ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये पूरा एक। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये इसका AB जो हाइपोटेनस है, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए इसको नाम देते हैं, लेट्स सपोज दैट C ले लेते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका AC स्क्वायर और BC स्क्वायर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का, पाइथागोरस थ्योरम है बेसिकली। ठीक है, तो अब AC कितना है हमारे पास, AC है हमारे पास डेल्टा x का स्क्वायर, और ये है आपका डेल्टा y का स्क्वायर, राइट। अच्छा, फिर और कुछ दिया है क्या? तो अब x2 की जगह पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक, और डेल्टा y की जगह पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, और ए बी का यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं उसको इस तरीके से रूट में उधर भेज देंगे तो रूट में चला जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ रूट ले लिया, ऐसा सोचिए दोनों तरफ। तो ए बी की लेंथ कुछ इस तरीके से आ गई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अब दिमाग में प्लीज़ इसको फिट कर लीजिए कि ए बी की लेंथ जो है इस तरीके से आ गई। तो अब क्या होगा कि जब भी आपको लेंथ निकालनी होगी, तो आप क्या करेंगे कि उसकी x2 माइनस x1 करेंगे, फिर y2 माइनस y1 करेंगे तो उसकी लेंथ आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आप देखिए ये जो है टेन थीटा एक स्लोप है। क्या है? एक स्लोप है। टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं। लेट्स सपोज दैट इसको m बोले, तो अब इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, खुद देखिए यहाँ पे dy y2 माइनस y1 और इसको x2 माइनस x1, है कि नहीं? तो स्लोप को टेन थीटा तो लिखते ही हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x भी लिखते हैं, और फिर y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो इस फॉर्म में भी आप इसको याद रखेंगे कि ये भी स्लोप निकालने का एक तरीका है। ठीक है, ये बेसिकली ये सारी चीज़ें मैथ में आप कोऑर्डिनेट्स जब पढ़ते हैं ना तो ये उसमें दिखाई जाती है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स में दिखाया जाता है डिस्टेंस, एक लाइन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, पर हम वेक्टर में क्यों पढ़ा रहे हैं? ठीक है, अब देखिएगा, ये वेक्टर में पढ़ाने का मेरा मतलब ये है कि ये क्या होगा कि भविष्य बस आगे जाएंगे तो ए बी वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, लिख सकते हैं x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था कि अगर दो कोऑर्डिनेट्स दो पॉइंट्स के दिए हुए हैं तो आपको उनको वेक्टर्स में चेंज करना होगा। तो x2 माइनस x1 लिखेंगे, y2 माइनस y1 लिखेंगे और आई कैप और जे कैप लगा देंगे, वो वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो अब जो ये लाइन जो बनी हुई है, ये जो लाइन ए बी बनाए हैं हम, ये एक्चुअली में एक वेक्टर अब हम दिखा रहे हैं, वेक्टर के फॉर्म में दिखा रहे हैं। ये एक वेक्टर है ए से बी। ठीक है, तो ए से बी वेक्टर तो कैसे लिखेंगे अगर उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ठीक है, ये थोड़ा पहले इसको इस वजह से बताया क्योंकि ये दिमाग से स्किप ना करें, ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से बता दिया। ठीक है, अब इस वेक्टर की लेंथ ही निकालनी है, तो अब वेक्टर की लेंथ देखिए ना, अब यही तो निकाल, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, कोफिशिएंट का स्क्वायर और रूट कर दिया, है कि नहीं? तो निकल आया। ठीक, तो ये जो चीज़ लिखी हुई है इस तरीके से लिख देंगे, तो ये वेक्टर की लेंथ है। ठीक है, इस वेक्टर की ये लेंथ है और इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसको नोट करिए अच्छे से, पूरा बढ़िया से इसको नोट करिए। ठीक है, फिर अब इसी में थोड़ा सा ऐड करने वाले हैं, थोड़ा एक और चीज़। ठीक है, प्लीज़ नोट करिए। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा बस इसको मिटा रहे हैं और ये सारी चीज़ें मिटा रहे हैं। ठीक है, और एक्चुअली में मैं कर क्या रहा हूँ थोड़ा देखते जाइएगा, बस इसी में है। ठीक है, बस एक कोऑर्डिनेट्स में बढ़ाना चाह रहा हूँ, बस सिंपली है क्या मेरे पास, एक किस तरीके से है और ऐसे ये y है और ये x है और ये z है। ठीक है, अब एक a पॉइंट है, एक b पॉइंट है। ठीक है, और ये 3D में है। ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये x1 y1 z1 है और ये x2 y2 z2 है। ठीक है, तो इसको जब हम लिखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे पाइथागोरस नहीं लगा रहे, ये पूरी 3D में है। ठीक है, ये ऐसे है, कुछ लग सकता है पर 3D में है। ठीक है, तो 3D में इस तरीके से है, पर इसका A पॉइंट और ये B पॉइंट। ठीक है, तो A पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट x1 y1 और z2। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इसमें एक सिग्निफिकेंट है इसका, थोड़ा सा वो दिमाग से स्किप कर गया था, बताना था
कि जब पहले जब x1 और y1 था सिर्फ, और x2 और y2 था, ठीक है, बस ये दो कोऑर्डिनेट्स थे, तो इसका सिग्निफिकेंट क्या है पता है? इसका सिग्निफिकेंट आप बता सकते हैं कि ये x2 माइनस x1 क्या है? तो मैं ये इसका सिग्निफिकेंट ये है कि a पॉइंट से लेकर के b पॉइंट, गॉड क्या हो जा रहा है, a पॉइंट से लेकर के और b पॉइंट तक मुझे पहुंचना है, ठीक है। a पॉइंट से लेकर के b पॉइंट अगर मुझे पहुंचना है तो x2 माइनस x1 मतलब x कोऑर्डिनेट में मुझे x2 माइनस x1 डिस्टेंस चलना पड़ेगा, a से लेकर के b तक मुझे पहुंचना है तो, और y2 माइनस y1 मुझे y में चलना पड़ेगा। इसका सिग्निफिकेंट मैं बता रहा हूँ कि इसका सिग्निफिकेंट क्या है, ठीक है। अगर थोड़ा सा चलिए बता देते हैं थोड़ा सा, अगर एक ही कोऑर्डिनेट है तो a से जाकर मुझे b पहुंचना है, ठीक है, a से b पहुंचना है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए मुझे x में x2 माइनस x1 चलना पड़ेगा और y में y2 माइनस y1 चलना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा है, अब तीसरा इंक्लूड कर रहे हैं, बिल्कुल उसी के सिमिलर है, ठीक है, ओके। तो बस अब इसी में मैं कर क्या रहा हूँ कि बस एक और बढ़ जाएगा, एक और बढ़ जाएगा, ठीक है, प्लस Z2 माइनस Z1, और जो यूनिट वेक्टर है यहाँ का लग जाएगा आपका, ठीक ठीक है ना, बात समझ आ गई, वो हो जाएगी, ठीक। और फिर इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, इसकी लेंथ सॉरी मतलब इसकी लेंथ ये हो जाएगी मेरी, ठीक है, ठीक, ये हो जाएगी इसकी लेंथ, ठीक है। और ये चीज़ तो हटा ही देते हैं, ओके। अब ये या चीज़ याद रखिएगा कि जब a और b जब दिया हो तो इस तरीके से हम उसका, अगर z दिया हो तो इस तरीके से उसका वेक्टर निकालेंगे और उसकी लेंथ जो होगी उनको कोफिशिएंट का स्क्वायर हो, ठीक है। अब इसको नोट करिए कि अब ये आप लिख सकते हैं इसको इन 3D, जो था वो जो इसके पहले था वो 2D में था, अब ये 3D में है, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंट देखिए कि a से b जाना है, तो जब a से b मुझे जाना है, किसी को a से b जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि x में x2 माइनस x1 चलना पड़ेगा, y में y2 माइनस y1 चलना पड़ेगा, और z में z2 माइनस z1 चलना पड़ेगा, तब जा कर के वो a से b पहुंचेगा, ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसको नोट कर लीजिए ठीक से, ठीक है। अब देखिए दो वेक्टर्स को हम ऐड कैसे करेंगे, ठीक है, दो वेक्टर्स का हम एडिशन देखने जा रहे हैं। तो देखिएगा, जैसे कोई कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, एक ये जो है एक a वेक्टर है और ये जो है b वेक्टर है, और इसका जो रिजल्टेंट है वो r वेक्टर है, राइट, ओके। तो इन दोनों वेक्टर्स के जब एडिशंस की हम बात करते हैं, ठीक है, तो कैसे हम एडिशन का मतलब जब आई कैप और जे कैप में जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो कैसे इसको ऐड करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि एक्स को एक्स से ऐड करेंगे और वाई को मतलब आई कैप वाला आई कैप से जुड़ेगा और जेड कैप वाला जेड कैप से जुड़ेगा, ठीक है। तो जनरली ऐसे बता देते हैं तो काम चल जाता है इतने से, पर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक्चुअली में ये चीज़ होती कैसे है, ठीक है, ऐसा ही क्यों होता है, ठीक है। तो वो प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये आपका इसका जो कंपोनेंट होगा जेड इधर की तरफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर रहे हैं तो वो ए एक्स होगा, और इधर की तरफ अगर मैं कहूँगा आपका ए वाई होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूँ तो ये ए एक्स आई कैप होगा और इधर की तरफ ए वाई जे कैप होगा। ठीक वैसे ही अगर मैं इसको रिजॉल्व करूँ इसको, ठीक है, तो यहाँ से एक वेक्टर बनाऊँ तो अगर मैं इसको ये कहूँगा कि ये ए एक्स मतलब अगर इसको मैं कहूँ कि बी बोलेंगे ना, तो बी एक्स आई कैप और फिर
यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ तो ये जो वेक्टर हो जाएगा यहाँ से ऐसे, बी जे कैप, बी वाई जे कैप, ठीक है। और एक वेक्टर जो होगा ये वाला होगा, ठीक। तो अगर मैं ये, तो मुझे समझ में आ रहा है कि आर वेक्टर को मैं सीधा सीधा ऐसे लिख देते हैं, आर वेक्टर को सीधा सीधा मैं ये लिख सकता हूँ ट्रायंगल लॉ से, इसमें कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ए वेक्टर को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे वो दिख रहा है मुझे कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्हीं वेक्टर का दो भागों में, मतलब दो में रिजॉल्व किया गया है। तो उसी तरीके से बी वेक्टर को लिखेंगे बी एक्स आई कैप और बी वाई जे कैप, राइट। अब ए और बी वेक्टर को रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये ए वेक्टर को मैंने रखा, फिर बी को रखेंगे तो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और मैनिपुलेट करेंगे थोड़ा सा, तो आई कैप को साथ में रखेंगे तो ए एक्स प्लस बी एक्स एक साथ आएगा, आई बाहर निकल आएगा, ठीक। वैसे ही ए वाई प्लस बी वाई में से जे बाहर निकल आएगा, ठीक है। तो ये थी, तो ये मुझे समझ में आ गया कि जब भी दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उनके जो आई कैप के कोफिशिएंट हैं उनका एडिशन कर देंगे, और जे कैप का जो कोफिशिएंट है उनका एडिशन कर देंगे जे कैप का। तो सिंपली दो वेक्टर्स को ऐड करने का ये तरीका है, ठीक है। डायरेक्ट बता देते हैं, पर मैंने थोड़ा सा प्रूफ करके बताया, बस सिंपल सी बात है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो ये 3D में होगा, ठीक है। तो 3D में समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो थोड़ा सा मैंने चीज़ों को बना भी दिया है पहले से, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन 3D में हम लोग जब देखते हैं तो किस तरीके से देखते हैं, ठीक है। और कुछ होता है कि डायरेक्शन कोसाइन होता है, तो वो सारी चीज़ें जो आपको जल्दी समझ में नहीं आती हैं, तो इस वाले पार्ट में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिएगा जैसे क्या होता है कि पहले ये देखिए कि ये एक्स वाई जेड मैंने एक्सिस बनाई हुई है, ठीक है। एक्स वाई जेड एक्सिस मैंने बनाई हुई है, ठीक है। तो इसमें मैंने कोई पॉइंट्स लिया, ठीक है। अब वो मैं यहाँ पे देखिए थोड़ा, देखिए ये एक्स एक्सिस है, या वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस आपको पता ही है कि कैसे है, ठीक है, ऐसे, ठीक। ये एक्स वाई प्लेन हो गया और ये जेड एक्सिस। तो देखिए बेसिकली हमने ये बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं ना, तो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो एक्चुअली में मैं एक्स वाई ऐसे दिखाऊंगा और जेड को ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए फिर से बता रहे हैं कि बोर्ड में हम पढ़ा रहे हैं तो एक ये एक्स वाई और ये जेड होगा, ठीक है। पर बुक्स में क्या होता है ना कि आपको मैं पहले से पूरा सचेत कर देता हूँ कि उसमें क्या देता है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ये सारी चीज़ें देते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो वो एक प्लेन में होता है, ठीक है, वो एक प्लेन में होता है, ठीक। और फिर अपवर्ड जब बोलते हैं तो वो जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो ज़रा मैं आपको एक जो क्वेश्चंस में जो लैंग्वेज यूज किया जाता है वो मैं थोड़ा सा उससे मैं थोड़ा बता दूं आपको, ठीक है। तो पहले मेरी बात सुनिएगा गौर से। एक्चुअल में ये नॉर्थ है, ठीक है, और ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, ठीक है। और ये एक्स वाई प्लेन में है, मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चंस में जो लैंग्वेज यूज होती है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है कि ये जो है, चलिए मान लेते हैं ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो वो नॉर्थ इधर की तरफ है, साउथ इधर की तरफ है, ईस्ट इधर की तरफ है, और वेस्ट इधर की तरफ है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ईस्ट है, क्या मैं इसको एक्स बोल सकता हूँ भाई, ये एक्स एक्सिस, और इसको वाई एक्सिस, ठीक है। तो मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। तो मैं इसमें प्लेन बना देता हूँ कि ये एक्स एक्सिस है और ये कुछ वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस में कितना होगा, ये नॉर्थ होगा, ठीक है। और फिर मैं ये बना रहा हूँ ना जो ये वाला, ये ऐसे, ये जेड एक्सिस है। तो जो कि मैं ये इसमें बना नहीं पा रहा हूँ,
तो ऐसे ऐसे में चलिए बना देते हैं, तो ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो क्वेश्चन में लैंग्वेज ये यूज की जाती है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाने के लिए समझा इस पे देंगे, थोड़ा आसानी होती है समझाना, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है ऐसे, तो जेड की बात बोलेंगे तो हम लोग कहेंगे कि बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ऐसा ना सोचिएगा कि एक्स जेड प्लेन इस प्लेन में है, नहीं। क्वेश्चंस में लैंग्वेज ऐसा यूज होगा, हम ले सकते हैं, पर क्वेश्चंस में ये यूज करते हैं कि जेड अपवर्ड है, ठीक है। और हम लोग एक्स वाई प्लेन में चलते भी हैं, ठीक है। तो ये जो एक्स वाई प्लेन हम लोग मानते हैं जो चलते हैं, ठीक है, और उसी को हमने बोर्ड पे मान लिया है, ठीक। ओके, ये चीज़ हो गई। तो अब जब हम अपवर्ड की बात करेंगे, जब क्वेश्चंस में अपवर्ड की बात करेगा, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि वो जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं, और जब वो ईस्ट में जा रहा है तो समझ लीजिएगा कि एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, और जब वो आपका लेफ़्ट डायरेक्शन ऐसे बोलेंगे, या फिर आपको ये बोल देंगे कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपको समझना है कि वो वाई एक्सिस है, ठीक है, इस तरीके से। और ऊपर की तरफ यानी कि जब अपवर्ड की बात करेंगे, ठीक है, अपवर्ड की बात करेंगे तो वो जेड एक्सिस की बात करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम समझा रहे हैं, ये क्वेश्चंस की लैंग्वेज है, ये आपके माइंड में पूरी तरीके से फिट हो जानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको 3D के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस जब पढ़ते हैं तो उसकी लैंग्वेज समझने में दिक्कत आती है, वो इसी वजह से, ठीक है। तो ये पूरी दिमाग में आपके होगा, तो क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा कि तुरंत समझ में आ जाए कि हाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। इसको बहुत दिमाग में रखिएगा, अच्छे से एकदम दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये मुझे समझ आ गया। तो आप ये मुझे बताइए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है, ठीक है। तो मैं कोई ये एयर में एक पॉइंट लेता हूँ पी, क्या लेता हूँ, एक पॉइंट लेता हूँ पी, ठीक है। पॉइंट मैंने लिया पी, तो लेट्स सपोज दैट, अब मैं यहाँ तो बना नहीं पाऊँगा, ठीक है, तो मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, वो पॉइंट पी है, ओके। तो अब इस पॉइंट पी को जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई और ये जेड है, उसका कोऑर्डिनेट जो है एक्स वाई जेड है। तो अब इस पॉइंट जो दिया गया है एक्स वाई जेड, इसको थोड़ा 3D में मैं बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए 3D में थोड़ा सा मैं आपको विजुलाइज करा देता हूँ, इसको कुछ इस तरीके से बनाया। तो अगर मैंने ये 3D अक्सर ये बनाते हैं, ठीक है, तो वो पॉइंट यहाँ पर है पी एक्स कामा वाई कामा जेड, इस तरीके से। तो अगर मैं इस P को दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, तो अब वो उसे P पॉइंट पे अगर मुझे पहुँचना है तो x चलना पड़ेगा कुछ, फिर उसे कुछ y चलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए y चलना पड़ेगा, मान लेते हैं ऊपर की तरफ y चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसको z चलना पड़ेगा इधर की तरफ, ठीक है। तो इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, तो चलिए मैं बता देता हूँ कि उसको y कुछ इस तरीके से चलना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ मान लेते हैं, वो y चला, और फिर उसको इस तरीके से कुछ इधर आना पड़ेगा। ये पॉइंट जो है यहाँ पर है, ठीक है। एक और भी तरीका है इसको समझाने का, पर ये समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो वो यहाँ पे है, तो मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे समझिए कि x में चला उधर, फिर y में चला। अब देखिए यहाँ समझ आ जाएगा कि x में इधर चला, फिर y में इसे चला, और फिर थोड़ा z में ऐसे आ गया, ठीक, x में गया, y में गया, z में आ गया, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया है, अब ये चीज़ थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ कि ये इसको मैं कहता हूँ कि ये r वेक्टर है, लेट्स सपोज दैट ये r वेक्टर है, ठीक है। अब r वेक्टर को हम दिखाना चाहते हैं, तो एक्चुअल में अब मैं क्या करूँगा कि उसका जो x कंपोनेंट होगा, x कंपोनेंट जो होगा वो होगा वाई आई कैप, ठीक है। और फिर वही जो y कंपोनेंट होगा तो वो होगा वाई जे कैप। और अगर वही z कंपोनेंट अगर की बात करें तो वो होगा जेड के कैप, ठीक है। तो पूरा इनसे सभी से मिल करके जो r वेक्टर बनेगा वो एक्चुअली में ये होगा, ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस ऐसा होगा जेड के कैप, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये ठीक है, ये बन गया। तो ये मुझे समझ में आ गया कि
आर वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जिसका वो एक्स कंपोनेंट है, ये वाई कंपोनेंट है, ये जेड कंपोनेंट है, उसको आर वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, ये समझ आ गया। तो एक्चुअल में अब इस चीज़ की बात तो सबको समझ में आ जाती है कि ये आर वेक्टर है, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे और कुछ भी समझाना है इसमें, इस वजह से थोड़ा मिटा दिया। तो अगर मैं इसका आर मॉडुलस की बात करूं, ठीक है, आर मॉडुलस की बात करूं, या फिर इसी को आर वेक्टर बोलेंगे, ठीक है, आर वेक्टर का मॉडुलस, तो ये होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये जो आर वेक्टर है, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे तो आर वेक्टर निकल आएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका आर वेक्टर का मॉडुलस, वो हो जाएगा मेरे पास, या फिर आर वेक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का रूट में ये, ठीक है, और ये आर वेक्टर है, ठीक है। ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह बना रहे अपने, थोड़ा सा मुझे कुछ वहाँ पे काम करना है, ठीक है। वाई 6 कैप प्लस जेड कैप, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैंने स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो फिर मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उसी वेक्टर को मैंने इस तरीके से बनाया हुआ है, ठीक है, अलग अलग थोड़े से एक्सिस पे, मैंने अलग अलग मैंने उसको 3 डायग्राम एक ही को कॉपी किया हुआ है। बस इसमें मुझे अब समझाना है आपको, वो चीज़ मैं जो आपको थोड़ा समझा दूँ, ठीक है। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ऐसे है। और वो पी पॉइंट ऐसे है, और उस पी पॉइंट के वेक्टर को मैंने आर को ऐसे बनाया, ठीक है, आर को मैंने ऐसे बनाया। तो ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। और थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, देखिए, ये देखिए, थोड़ा ठीक से समझिएगा, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, ठीक है, कि ये जो वेक्टर आर है, यही जो वेक्टर आर है, ये पी पॉइंट है, ठीक है, ये 3 डायमेंशन में है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, ठीक है। तो ये जो है, इस पे इसका मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो यहाँ से परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉप करूँगा तो ये ऐसे आएगा, तो एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है ऐसे, और फिर ये राइट एंगल, तो ये जो है राइट एंगल इस पे परपेंडिकुलर है उस पी पॉइंट से, किस पे, एक्स एक्सिस से। और एक्स एक्सिस से जो ये एंगल बना रहा है ये वाला, इसको बोल रहा हूँ मैं अल्फ़ा, ठीक है। एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है इसको अल्फ़ा बोल रहे हैं, ठीक है, थोड़ा घुमा के दिखा रहे हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो वही चीज़ जो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है अल्फ़ा, वो जो आर वेक्टर है उसको मैं यहाँ दिखाया हूँ। तो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो जो यहीं से ये पी पॉइंट है, ये जो है पी पॉइंट है, ठीक है, जिसको एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बोल रहे हैं। तो ये जो है, इस पर जो है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ऐसे, और ये उसका हाइपोटेनस है, और ये इससे अल्फ़ा एंगल बना रहे हैं, कितना अल्फ़ा एंगल बना रहा है, और ये कितना है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, जो अभी मैंने बनाया है आपको, ठीक है। फिर वैसे ही अब वो जो वेक्टर था, अब ठीक है, आपको समझा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा कई बार समझा रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ये बिल्कुल इजी है, बस 3 डायमेंशन में है तो लोगों को पता नहीं कैसे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये ऐसे है तो फिर ऐसे है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये राइट एंगल, तो जो अल्फ़ा एंगल इसके साथ बना रहा था, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अल्फ़ा एक्स एक्सिस के साथ ऊपर वाला। अच्छा, ये इससे भी तो एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस से भी तो बनाएगा। तो वाई एक्सिस से जो एंगल बना रहा है उसको लेट सपोज मैंने गामा कह दिया, इसके साथ गामा कह दिया। तो ये जो है वो गामा है, किससे बना रहा है, वाई एक्सिस से। ये एक्स एक्सिस से ये वाला जो बनाया था उसको यहाँ दिखाए हैं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, जेड एक्सिस से भी तो बना रहा है,
ठीक है, ये जेड एक्सिस है और जेड एक्सिस से इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो परपेंडिकुलर ड्रॉप जो किया वो मैंने ये बनाया है, ठीक है, ये आर वेक्टर है, ठीक है। और ये जो उससे जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला जो एंगल जेड एक्सिस से जो बना रहा है इसको मैंने कह दिया अल्फ़ा, इसको सॉरी इसको बीटा बोलेंगे, अल्फ़ा बीटा, ठीक है, और इसको गामा बोलेंगे, ठीक है, लास्ट में गामा ऐसे प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो इसको हमने गामा बोल दिया, ठीक है। इसको मैंने ये वाला एंगल जेड एक्सिस आर वेक्टर से जो एंगल बना रहा है जेड एक्सिस से उसको मैंने लेट्स सपोज दैट गामा बोल दिया, ठीक है, ये बीटा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा एक बार और रिवीजन कर, थोड़ा पकिएगा नहीं, ये मैंने आर वेक्टर बना दिया तो जेड एक्सिस से जो बना रहा है उसको मैंने जेड एक्सिस से जो बना रहा है उसको गामा बोला, एक्स एक्सिस से जो बना रहा है उसको अल्फ़ा बोला, और जो वाई एक्सिस से बना रहा था उसको बीटा बोला, मैंने क्या बोला, बीटा बोला, बीटा एंगल, ठीक है। बाद में मैंने उसको गामा बना दिया तो कोई बात नहीं, बीटा बोलते हैं उसको, ठीक है, तो उसको बीटा बोला मैंने, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो काफ़ी बातें हो गई इस पर। तो अब जो ये वेक्टर्स मैंने जो बनाया, ठीक है, तो अब मैं आपको बोलता हूँ कि एक्चुअल में ये जो चीज़ बनी हुई है, ठीक है, ये जो बना है आर वेक्टर है, यही आर वेक्टर। तो आर वेक्टर जो है इसकी हाइपोटेनस है, ये आर जो है इसकी हाइपोटेनस है, ठीक है। तो ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल है, सभी ये राइट है, ये भी 90 डिग्री पे है, ये जो इस पर ड्रॉप हो रहा है ये भी 90 पे है, बन नहीं पा रहा है ये वाला ठीक से, पर मैंने कोशिश की है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर इसी में मैंने कॉस अल्फ़ा निकालना चाहूँ, कॉस अल्फ़ा जब निकालूंगा तो होता है क्या होता है, तो क्या होता है, कॉस अल्फ़ा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये इसका बेस होगा, एक्स जो होगा, ये जो होगा एक्स जो होगा इसका बेस होगा, एक्स इसका बेस हुआ, और अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना है, आर है, हाइपोटेनस जो है आर है, ठीक है। ठीक वैसे ही यहाँ पे आ जाएंगे तो कॉस, ये कॉस बीटा पे आएंगे, तो इसका जो बेस है, इसका जो बेस है ये बेस है ये, और ये कितना है, वाई है, ये कितना है, वाई है, तो बेस इसका वाई है और जो है इसका हाइपोटेनस आर है, ठीक है। और ठीक वैसे ही अगर मैंने कॉस गामा बोला तो ये जेड है और ठीक वैसे ही आर है, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा है ना कि बेस है, हाइपोटेनस कैसे है, ठीक है। बस लास्ट बार आपको बता दी कि बेस और हाइपोटेनस कैसे है, ठीक है, देखिएगा, ठीक है, ये वो आर वेक्टर है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से जब बन रहा था, एक्स एक्सिस से जब बन रहा था तो ये जो मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, तो ये जो है एक्स एक्सिस, ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये जो है हाइपोटेनस है और ये एक्स है, तो कॉस अल्फ़ा लिखा, ठीक है। अगर यहीं पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये कॉस बीटा है, तो कॉस बीटा जो है ये वाई एक्सिस क्या है, इसका बेस है, ये क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक वैसे ही यहाँ पे जेड एक्सिस इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये जो है इसका बेस है किसका, गामा का, ठीक है, कॉस गामा का, और जेड है, और ये जो है उसकी हाइपोटेनस है, ठीक है, बहुत होगा, ठीक है। तो पता है मैं इसको नाम देता हूँ, लेट्स सपोज दैट, इसको मैंने नाम दिया एल, मैंने नाम दिया, मेरा मन है नाम देने का, एल नाम दे दिया, इसको एम नाम दिया और इसको एन नाम दिया, एल एम इसको नाम दे दिया। तो इसी को बोलते हैं, एल एम एन को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, एल एम एन को डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है, ठीक है। या फिर मैं कहता हूँ कि एक्स बाई आर को डायरेक्शन कोसाइन बोलेंगे, वाई बाई आर को डायरेक्शन कोसाइन, या फिर जेड बाई, या फिर ये इसको डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक। अच्छा, अब क्या करते हैं कि सभी का स्क्वायर करते हैं, तो कॉस, ठीक है, तो मैं यहाँ करूँ क्या, ठीक है, वो मैंने लिखा, तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ करते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा, सॉरी, और सभी को स्क्वायर करके मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर गामा, सभी को स्क्वायर को ऐड करना है मुझे, ठीक है, सभी के स्क्वायर को मैं ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सभी को स्क्वायर, तो इसको जब स्क्वायर करूँगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सबका स्क्वायर करते हैं, लीजिए सबका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, सभी स्क्वायर हो जाएंगे।
तो ये कॉस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। ठीक है, अब सभी को यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा एलसीएम सभी का आर है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ये आर स्क्वायर के बराबर है, यही तो है आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा फिर कॉस स्क्वायर बीटा फिर प्लस कॉस स्क्वायर गामा का जो एडिशन आया वो 1 आया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ भाई इसकी जो वैल्यू है मैंने ये रखी, इसकी वैल्यू ये रखी, इसकी वैल्यू ये रखी, सबको ये रखा, मैनिपुलेट किया, ये पूरा एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर आ गया तो आर स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा फिर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 आया। या फिर थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखा जाए तो यहाँ पे एल स्क्वायर या फिर एम स्क्वायर या फिर एन स्क्वायर इज इक्वल टू जो है 1 आ गया। ठीक है, ये आपका याद हो जाना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है, आपका याद होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोसाइन, यानी यही तो कोसाइन के रेशियो हैं, ये कोसाइन है, डायरेक्शन कोसाइन है, तो जो डायरेक्शन कोसाइन है उनका एडिशन जो होता है वो 1 के बराबर होता है। डायरेक्शन कोसाइन का एडिशन जो होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो है उसका स्क्वायर का सम इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब ये समझ में आ गया आपको कि ये मुझे समझाना था। ठीक है, अब इसको अच्छे से नोट करिए, ये अगर बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलेगा, इसको बना लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से इसको बना लीजिएगा। ठीक, चलिए नोट करिए, फिर बताते हैं आगे। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि ए वेक्टर दिया गया है। ठीक है, तो उसका ए क्वेश्चन ए पार्ट है, तो 2 चीज़ों में पूछा गया है कि पहले आप ए मॉडुलस उसका निकालिए। ठीक है, फिर बी पार्ट में उन्होंने पूछा है कि इनके डायरेक्शंस कोसाइन निकालिए। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालिए कि यानी कि एल एम और एन वो पूछ रहे हैं। ठीक है, एल एम एन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इनके एल एम और एन निकालना है हमें। ठीक है, ये पूछ रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, करते हैं। तो बस क्वेश्चन का मेन हमारा ये मोटिव है कि ये निकालने आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ए इसका मॉडुलस पहले अगर हम निकालेंगे तो वो होगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए लिख देते हैं 25 प्लस 4 प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 4 20 और 20 25 45। ठीक है, चलिए, तो ए मॉडुलस जो है मेरा 45 आ गया, कोई बात नहीं। अब मुझे एल चाहिए, तो एल का मतलब होता है एक्चुअल में कॉस अल्फ़ा, और कॉस अल्फ़ा का मतलब होता है एक्स बाई ए, यानी एक्स बाई ए का मतलब एक्स बाई आर। ठीक है, यही तो था, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक्स बाई ए, तो एक्स बाई ए का मतलब यानी आर की जगह यहाँ पे ए है, तो एक्स कितना है यहाँ पे मेरे पास, वो 5 है, तो 5 बाई, और ए कितना है, ये मॉडुलस है तो वो रूट में 45 है। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन एल जो मेरे पास आ गया वो आ गया मेरे पास 5 बाई रूट 45। ठीक है, ठीक वैसे ही मैं निकाल सकता हूँ किसका, कॉस बीटा का, तो ये होता है y बाई ए, या फिर इसी को बोलते हैं यम। तो y कितना है यहाँ पे 2 है और रूट में 45, ये हुआ। ठीक है, अब आते हैं कॉस गामा। कॉस गामा यानी कि जेड बाई ए, तो ये जो होगा मेरे पास एक्चुअल में
ये एल एम और फिर एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एन है, तो एन का मतलब यहाँ पे एक्चुअल में 4/√45 ये हो जाएगा। तो एल आ गया मेरे पास, फिर एम आ गया कितना 2/√45, ठीक है। बहुत आराम से कर, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है। 45, ठीक है। तो ये चारों आंसर, तीनों आंसर हैं। तो ये डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नोट हो गया, ठीक है। पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, जो मैंने आपको कहा कि क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज के लिए मैंने जो अलग से बताया उसी से ये होगा। तो ये क्वेश्चन में कह रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ए बर्ड मूव विथ ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री इन ए ईस्टर्न लाइन। और ईस्टर्न लाइन का मतलब है, आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बताया था कि ये ईस्ट लाइन के एलोंग, वो अब चलिए मैं बना देता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से, ठीक है। ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जब भी क्वेश्चन में पूछे ऐसे बनाइए, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में। तो ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ कह रहे कि ईस्टर्न लाइन से, अब ईस्ट वाले लाइन से वो 60 डिग्री बना रहा है, यानी कि वो जब हवा में उड़ रहा है, यानी कि 3D में उड़ रहा है, तो जब उड़ रहा है तो यानी कि कहीं अब ये मान लेते हैं जेड डायरेक्शन, अपवर्ड जो होगा, अपवर्ड जो होगा वो जेड डायरेक्शन होगा, और ये जो होगा आपका एक्स, और ये जो होगा आपका नॉर्थ वाला वाई होगा, ठीक है। तो वो कुछ इस तरीके से हवा में है, ठीक है। अब वो मैं बना नहीं पा रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब वो हवा में है, लेट्स सपोज दैट ऐसे, ठीक है, पी पॉइंट हवा में। तो वो इससे जो एंगल बना रहा है ईस्ट वाले से, वो अल्फ़ा बनाएगा, ठीक है। अब वही इससे जो बनाएगा वो बीटा बनाएगा वाई वाले से। अब यही इससे जो बनाएगा वो गामा बनाएगा, ठीक है। इससे जो बनाएगा वो गामा बनाएगा। थोड़ा सा मैं और भी अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है। ये आप भावनाओं को समझिएगा कि ये जो है 3D में है, वो ऐसे है, ठीक है, ऐसे हवा में है, ठीक है। तो हवा में है तो ये एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस, फिर ये मतलब एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, फिर ये जेड एक्सिस, ठीक है। ये दिमाग, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक। तो ये मेरे पास बन गया। तो अब ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने हटा नहीं रहे हैं, क्वेश्चन तो आपके पास है, दिख रहा है, पढ़ते रहिएगा कि मैं समझा भी रहा हूँ क्वेश्चन। तो उन्होंने कह रहा है कि वो कॉस अल्फ़ा जो बना रहे हैं, कॉस अल्फ़ा जो बना रहे हैं, यानी कि अल्फ़ा की 60 वैल्यू है, ईस्टर्न लाइन से बना रहे हैं, तो ईस्ट वाली लाइन से यानी कि एक्स एक्सिस से बना रहे हैं, तो कॉस अल्फ़ा वो दिया हुआ है, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू उन्होंने 60 डिग्री दी हुई है, ठीक। फिर उन्होंने कह रहे हैं कि ईस्टर्न लाइन एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल, यानी कि वर्टिकल से वो बना रहे हैं, यानी वर्टिकल यानी कि अपवर्ड से जो बना रहे हैं, यानी कि वो गामा दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है, वो भी 60 डिग्री बना रहे हैं, है ना, 60 डिग्री बना रहा है विद द वर्टिकल। तो रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो आपको यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म को जो है दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे आपको आर वेक्टर निकालना है। तो रिप्रेजेंट द वेलोसिटी वेक्टर इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो ये आपको दिखाना है, ठीक है। कोई बात, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। आप ये बताइए, हम ये कह सकते हैं कि कॉस अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, एक्स बाई आर, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक वैसे ही कॉस बीटा जो होगा वो होगा आपका वाई बाई आर, ठीक है। और ये मैं नहीं बना, तो चलिए यहाँ बना देते हैं, कॉस गामा जो होगा वो जेड बाई आर होगा, ठीक। तो मेरे पास ये चीज़ दी हुई है, कितनी दी हुई है,
कॉस 60 डिग्री, ठीक है। ये बीटा नहीं दिया हुआ है, गामा दिया हुआ है, यानी कि ये भी 60 डिग्री दिया हुआ है ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि वो इस फॉर्म में पूछ रहे हैं, ठीक है, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। वेलोसिटी वेक्टर है ना, तो चलिए वेलोसिटी वेक्टर है तो यहाँ पे भी लिख देते हैं हम, है कि नहीं, वी ही लिखेंगे। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, वेलोसिटी वेक्टर है तो v इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया। तो x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, x की जगह पे मैं इसको इधर भेजूँगा तो वो हो जाएगा v कॉस अल्फ़ा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर प्लस y की जगह पे इसको इधर भेजेंगे तो y की जगह पे मैं लिख सकता हूँ v कॉस बीटा जे कैप, और फिर वैसे ही v कॉस गामा के कैप, ठीक है। तो मुझे ये पता है, ये नहीं पता है और ये नहीं पता है, तो और ये मुझे बी पता है, ठीक है। तो बी तो दिया हुआ है कितना आपका 20 मीटर पर सेकेंड, आई थिंक क्वेश्चन में, हाँ एग्जैक्टली 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे चाहिए क्या, कॉस बीटा। तो चलिए कॉस बीटा पहले निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फ़ा फिर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होगा। यही तो मैंने लास्ट में प्रूफ किया था। ये कितना है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री कॉस स्क्वायर बीटा, और फिर ये क्या है, कॉस स्क्वायर गामा, तो ये भी 60 डिग्री है, ठीक है, ठीक है। तो अब कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका स्क्वायर, ठीक है, ये मुझे निकालना है। ये 1/4 फिर प्लस ये भी 1/4 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू, एक सेकेंड, प्लस, तो ये हो जाएगा 2/4, यानी कि ये कट जाएगा, ठीक है। तो वहाँ निकाल दे क्या, चलिए इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक। कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 - 1/2, ठीक है। ये 1/2 है तो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 कॉस स्क्वायर बीटा। तो या फिर मैं कह सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1/√2, ठीक है, 1/√2, सॉरी ये रूट ले लेंगे तो कॉस बीटा इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सबको v को बाहर निकाल लूँ, तो v को बाहर जब निकाल लेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये है क्वेश्चन बिल्कुल इजी, बस थोड़ा सा समझाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वैसे इसमें कुछ है नहीं। तो अब लिख रहे हैं, ठीक है। अब b की वैल्यू 20 दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक। अब ये जो होगा 1/√2 आई कैप, इसका भी 1/√2, क्योंकि सभी कॉस, इसका भी 60 ही आएगा, ठीक है, बनेगा। मैं अब वो छोड़ दीजिए, इसका भी 1/√2 ही आएगा, तो ये भी 1/√2, फिर ये भी 1/√2 के कैप और ये जे कैप, ठीक है भाई। यहाँ पे 60 रखेंगे ना, तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू जो यहाँ पे आएगी 1/√2 ही आएगी, ठीक है, कॉस 60 की वैल्यू, और उसकी भी जो वैल्यू आई थी वो भी 1/√2 ही आई थी, ठीक है, ये चीज़ है। तो बस आपको यही चीज़ निकालना था। आई होप आप कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। कभी 45 बनाएगा तो जानते ही हैं 1/√2 को फिर स्क्वायर करें तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसी चीज़ें आप कर देंगे, ठीक है। हम नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें तो हम लोगों ने पढ़नी, तो हम लोग याद करिए कि हम लोग पोजीशंस वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो बस अब वो समय आ गया है कि पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग पढ़ें, ठीक है।
तो पोजीशन वेक्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पोजीशन वेक्टर नथिंग बट, ये होता क्या है कि कोई अगर आपको ये सोच लीजिए, छोड़ दीजिए पहले बहुत सारी चीज़ें, ये y है और ये x है, तो एक पॉइंट आपको दे दिया x, y ऐसे, ठीक है। ओरिजिन की रिस्पेक्ट में वो डिस्टेंस है x, y। तो और मैंने यहाँ से एक वेक्टर बनाया कुछ इस तरीके से उस पॉइंट A पर, ठीक है। मैंने एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x, y ले लिया, ठीक है, वो ठीक है, और ये ओरिजिन है। तो यहाँ पे बस अंतर इतना है कि जो इस वेक्टर OA है, जो OA वेक्टर है, इसकी टेल फिक्स होगी, इसकी टेल फिक्स्ड एट ओरिजिन, फिक्स्ड एट ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन पे इसकी टेल को क्या करेंगे हम लोग, फिक्स किए रहेंगे, ओरिजिन पे इसकी टेल को फिक्स कर देंगे, ठीक है। ओरिजिन पे इसकी टेल को फिक्स कर देंगे। ये फ्री वेक्टर नहीं है, आपको कहा जाए कि इसको छोड़ करके जो भी मतलब वेक्टर्स हैं वो मतलब फ्री वेक्टर्स की कैटेगरी में हम लोग ले सकते हैं, पर ये फ्री वेक्टर्स नहीं है। तो जो पोजीशन वेक्टर है ये OA ही पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अगर किसी पॉइंट को हम दिखा दें ऐसे एरो से ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो उसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और इसका कंपोनेंट हम लोग करना चाहें तो ये हम ले सकते हैं कि x i कैप है और इधर की तरफ जो है y j कैप है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो OA वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ x i कैप प्लस y j कैप, ठीक है। तो यही पोजीशन वेक्टर है जिसकी टेल फिक्स होती है ओरिजिन पर, राइट, ठीक है। ये ध्यान रखे रहेंगे, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर्स को बस दिमाग में फिक्स कीजिए कि उसकी, हाँ, इसको हम कहीं उठा करके पैरेलली शिफ्ट नहीं कर सकते, ये वो वेक्टर है। हाँ, इसको अगर रोटेट कर सकते हैं, मतलब ओरिजिन के अबाउट इसको ऐसे 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 रोटेट कर किया जा सकता है। बस इसके मतलब जैसे ये है, ऐसे है ना, आप ऐसे सोचो कि आपने वो देखा हो, देखे जैसे कि जानवरों को ऐसे ऐसे खूंटे में बांध दिया जाता है, ऐसे गांव में देखा होगा, ठीक है। और ऐसे खूंटे में बांध दिया तो ऐसे वो चारों तरफ सर्कल में उसके अराउंड घूम सकता है, ठीक है, अराउंड घूम सकता है, उसको छोड़ करके जा नहीं सकता है। तो वो पोजीशन वेक्टर ऐसे सोच सकते हैं कि वही पोजीशन वेक्टर है। वो जो रस्सी होती है वो पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि वो रस्सी छोड़ नहीं सकता वो, ठीक है। वो रस्सी फिक्स होती है पॉइंट पे, तो वो पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है। ऐसे वो पोजीशन वेक्टर का बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है। आपको अगर किसी को चाहिए कि पोजीशन वेक्टर क्या है तो वो वहाँ से, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा, मेरी बात को गौर से देखिएगा। एक पॉइंट A है, राइट, जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, ठीक है। फिर वो फिर एक पॉइंट, कोई एक पार्टिकल है A से कहाँ चला गया, B पे चला गया, x2, y2। तो इसका जो A का पोजीशन वेक्टर होगा वो ये होगा, और जो B का पोजीशन वेक्टर होगा वो ये होगा ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि OA जो है वो एक पोजीशन वेक्टर है जिसको हम x1 i कैप और y1 j कैप कहेंगे, ठीक है। ठीक वैसे ही OB भी एक पोजीशन वेक्टर है, और जिसको हम लोग कहेंगे x2 i कैप प्लस y2 j कैप, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि पार्टिकल A से B तक डिस्प्लेस किया, कोई एक पार्टिकल था, ठीक है, कोई एक पार्टिकल था, वो A से B चला गया, ठीक है। अच्छा, वो किस रास्ते से गया, कैसे भी जा सकता है, वो ऐसे भी जा सकता है,
वो ऐसे भी जा सकता है, ठीक है, पॉइंट ए से ऐसे भी जा सकता है, फिर ऐसे भी जा सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर मैं इसका शॉर्टेस्ट पाथ बना रहा हूँ, वो ये है, और इसको मैं बोल रहा हूँ कि डेल्टा आर है, ठीक है। अब ये वाला मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, मतलब वो कैसे भी जा सकता है, मैं ये फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं उसका डिस्प्लेसमेंट बना रहा हूँ। ये जो है वो यहाँ से यहाँ गया, तो इसको लेट सपोज दैट वो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है डेल्टा आर मैंने बना दिया, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। कोई पार्टिकल ए है भाई और ये बी है, तो वो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, पर इसका शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो ये है, शॉर्टेस्ट पाथ, इसी को बोलते हैं डेल्टा आर, मैंने बोल दिया, ठीक है। और इस ए का जो है पोजीशंस वेक्टर वो ओरिजिन पे है, और बी का जो है पोजीशंस वेक्टर ओरिजिन पे है, जो ये पोजीशंस वेक्टर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पोजीशंस वेक्टर है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप ये देखो कि ट्रायंगल में ओ ए बी ट्रायंगल में, आप देखो ओ ए बी ट्रायंगल में, ठीक है, ओ ए बी ट्रायंगल में, अब ध्यान से सुनिएगा, ओ ए बी ट्रायंगल में कि ये जो है एक वेक्टर है ओ ए, आप ऐसे देखो, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा फेल आ जाएगा, और ये जो है आपका ए बी वेक्टर है कि नहीं, तो ये ए ओ ए और ए बी, और ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा ओ बी वेक्टर, ठीक है भाई। आप ऐसे सोचो ना कि ये ए वेक्टर है, ए प्लस बी, तभी तो ये होगा, ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट यही तो होगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ये वेक्टर ओ बी वेक्टर, ठीक है। रिजल्ट ट्रायंगल लॉ लगाया है, सिंपल ट्रायंगल लॉ लगाए हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चलिए थोड़ा सा और अच्छे से लिखते, चलिए ये जो है मैंने इसका नाम दे देते हैं R1 वेक्टर, और इसको नाम दे देते हैं R2 वेक्टर। तो ये R1 वेक्टर हो गया, ये R2 वेक्टर हो गया। तो हम करेंगे क्या कि OA वेक्टर की जगह पे, OA वेक्टर की जगह पे R1 लिख देंगे, R1 वेक्टर, और AB वेक्टर की जगह पे डेल्टा R वेक्टर, और इसकी जगह पे R2 वेक्टर, ठीक है। मैंने सिंपल OA, अरे भाई मतलब OA वेक्टर जो है नथिंग बट R1, और OB जो वेक्टर है वो नथिंग बट R2, ठीक है। नाम दे दिया है, बस सिंपल नाम दे दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि डेल्टा R इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये जो डेल्टा R है ना, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो पार्टिकल ए से बी डिस्प्लेस किया गया है उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, सिंपल, ठीक, ऐसे हो गया, ठीक है। अब R1 और R2 को रख देंगे, और R1 क्या है, OA वेक्टर, यानी कि ये चीज़ है। तो अगर हम रखेंगे तो चलिए कोई बात नहीं, इसको नोट कर लीजिए। तो अब डेल्टा R जो आएगा, सिंपली डेल्टा R, तो R1 रखेंगे हम लोग, तो चलिए इसको हटा देते हैं, ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं R1, तो यानी कि OA वेक्टर ये हो जाएगा x2 माइनस x1, मैं सीधा रख देता हूँ, सीधा ये लिख देता हूँ, ठीक है। आप जब देखोगे तो ये सही आएगा, ठीक है, डायरेक्ट करते हैं। तो अब डेल्टा R जो है यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे, भाई पहले मैं बता चुका हूँ ये सारी चीज़ें, इसी चीज़ के लिए मैंने बताया था, ठीक है। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलिए अब ये चीज़ें हो गई, तो बेसिकली मैं ये समझाना चाहता था आपको, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रस वाली चीज़ें नहीं है, बस सिंपली बात है कि डेल्टा R लिखा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यही चीज़ मैं बताना चाहता था कि जो फाइनल पोजीशन वेक्टर है वो लिखा, और इनिशियल वेक्टर, तो ये और कुछ नहीं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये नथिंग बट ये रिजल्टेंट है सब्ट्रैक्शन वेक्टर का। ये कुछ नहीं हो रहा है, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर ही तो हो रहा है, और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर तो हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, उस पर पूरा एकदम एक लेक्चर काफ़ी लंबा लिया है, उसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, ठीक है। तो वो यही चीज़ है कि अगर आपको कहीं से ये दिख गया कि ये यहाँ से R1 है
और ये चीज़ R2 है, तो ये जो बना देंगे ये डेल्टा R होगा और ये क्या होगा R2 माइनस R1 होगा। जहाँ पर आते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, वैसे ही लिखते हैं इसको फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ठीक है, तो थोड़ा एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, थोड़ा उसको रफ कर देते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए एक बार। ठीक है, थोड़ा टाइम लेकर के नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया। तो अब देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अगर कहीं पर भी पोजीशंस वेक्टर लिखना पड़े तो ओ बी ऐसे लिख दिया जाए, चाहे आपको ए बी लिख दिया जाए, तो इसको हमेशा लिख सकते हैं पोजीशंस वेक्टर के टर्म में ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, इसका मतलब ऐसे आप दिमाग में पिक्चर बैठा लेंगे। ठीक, अगर आपको कोई लिख देते पी क्यू वेक्टर ऐसे लिख दे, तो हम लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब है कि जो पार्टिकल P से Q गया है और जो P पर था तो उसका पोजीशन वेक्टर जो है OP था, और जब Q पे पहुंचा तो उसका पोजीशन वेक्टर जो है OP हो गया। ठीक है, जब A पॉइंट पे था तो उसका पोजीशन वेक्टर OQ था, और फिर जब P पे पहुंचा तो OQ हो गया। ठीक है, ऐसे और भी लिख सकते हैं, मतलब बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे तो ये जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर का भी फॉर्मूला है। ठीक है, अगर इसको आप डायग्राम में दिखाना चाहें तो ये O हो जाएगा और ये P हो जाएगा और ये Q हो जाएगा, ऐसे वेक्टर है, और ये जो है आपका नथिंग बट PQ वेक्टर है, ये वाला। ठीक, ये बात समझ में आ गई। ठीक, अब एक और बात मेरी ध्यान से सुनिए। ठीक है, अच्छा इसका यूनिट वेक्टर तो निकाल सकते हैं, ये वेक्टर अपॉन इसका मॉडुलस, मतलब ये वेक्टर इसका अपॉन मॉडुलस। ठीक है, वो भी बता दे रहे हैं। ठीक है, आप ये बताइए कि अगर मैंने ओरिजिन को बदला, ठीक है, अभी ये रफ कर देते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, 2 मिनट तो लगेगा, 2 मिनट पे 10 सेकंड लगेगा, नोट कर लिए। ठीक है, अब देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं ओरिजिन को शिफ्ट करके एक नया कोऑर्डिनेट बना दिया ऐसे। ठीक है, लेट्स सपोज इसको वाई डैश बोला, इसको एक्स डैश बोला और इसको ओरिजिन को ओ डैश। जो पोजीशंस वेक्टर है अब बदल जाएगा, है कि नहीं। अब पोजीशंस वेक्टर जो है इसका अब ये हो जाएगा ओरिजिन से, तो पोजीशंस वेक्टर की लेंथ बदल गई, है कि नहीं। अब यहाँ से ओरिजिन से हम लेंगे, पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से लेते हैं, तो जब हम ओरिजिन को हम चेंज करते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट जब चेंज कर दे तो पोजीशंस वेक्टर भी चेंज हो जाता है। लेकिन बताइए ये इस पर कोई फ़र्क पड़ा, वो तो उसकी लेंथ भी वही है, डायरेक्शन भी वही है। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि आप कोऑर्डिनेट कहाँ पे है कहाँ नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उस पर डिपेंड नहीं करता, बस बल्कि पोजीशन वेक्टर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख दीजिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन पोजीशंस वेक्टर जो है वो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है या फिर ओरिजिन पे डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक, ओके, तो ये सारी चीज़ थियरी थी। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब ये नोट कर लीजिए। थोड़ा सा और भी चीज़ है मैं इसमें बता दूं। ठीक है, यूनिट वेक्टर अगर मुझे यहाँ बनाना हो, ठीक है, इधर मुझे यूनिट वेक्टर बनाना हो तो मैं क्या लिखूँगा, डेल्टा आर कैप, तो ये लिखूँगा। ठीक है, तो सिंपली जो आर है ये वेक्टर लिखेंगे x2 माइनस x1, आई कैप y2 माइनस y1, जे कैप। ठीक है, और फिर ये जो इसका डिस्टेंस है वो यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, बहुत ही ईजी, मतलब इतना इजी तो मैंने इसको नहीं सोचा था कि पढ़ाएंगे, क्योंकि ये इजी इस वजह से है कि क्योंकि क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, बस इसी वजह से। ठीक है, तो इस पर अब अच्छे क्वेश्चंस हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए इसका यूज। ठीक है, एक क्वेश्चंस में
क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लैंग्वेज में खुद ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे इतना नोट कर लिया आपने, ठीक है। एक क्वेश्चन होता है, उसको जब पहले हम करते तो बड़ा मुश्किल हो जाता, ठीक है। वो क्वेश्चंस की लैंग्वेज कुछ इस तरीके से होती है कि मान लीजिए कि कोई एक जो है कोई एक पार्टिकल है, मान लेते हैं पार्टिकल ही, वो इस डायरेक्शन में कह रहे हैं, मैं बहुत बता रहा हूँ कि ईस्ट डायरेक्शंस में वो 4 मीटर चला, फिर नॉर्थ डायरेक्शंस में वो 5 मीटर चला, फिर अपवर्ड जो है 3 मीटर चला अपवर्ड। तो इसका मतलब ये है कि उस पार्टिकल का, मैं बस ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, तो बताइए कि उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए ओरिजिन से वो कितना चल चुका है, ठीक है। तो एक्चुअल में वो 4 मीटर यानी कि वो x दे दिए, आपको y दे दिए और अपवर्ड दे दिया, तो यानी कि अपवर्ड 3 बोल रहे हैं, तो वो जो पॉइंट दे दिया मान लीजिए वो पहुंच गया 4,5,3 पे, ठीक है। तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको पूछ रहे हैं, वो डेल्टा आर, या फिर चलिए मान लेते हैं वो वेक्टर पूछ रहे हैं, वो भी वेक्टर पूछ रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या है कि वो कुछ x चले हैं, कुछ y चले हैं, कुछ z चले हैं, ठीक है। तो बस वो चीज़ को क्या करिए कि आप वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए। सिंपली आप क्या कीजिए कि उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप, ऐसे, ठीक है। भाई ये देखो, ये क्या है ना, वो नॉर्थ में चला है, ये 4 मीटर जो है ईस्ट में चला है, वो ईस्ट में चला है, फिर नॉर्थ में बोलेंगे कि चलेगा, वो नॉर्थ में चला है, और फिर ये क्या है, अपवर्ड है, अपवर्ड चला है। तो ऐसे मैंने लिख लिया उसको, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, उसको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो बस इसका क्या करेंगे, हम इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, 16, 25 और ये 9 है कि नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 950 हो जाएगा, ये 925, ठीक है, और ये 50। तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। और पहले इस क्वेश्चन को कैसे करते थे पता है, अगर हम कराए होते तो, ठीक है, वो पता है क्या होता था, पहले ये ऐसे चला तो इसमें एक ट्रायंगल बनाते, फिर उसके बाद ऊपर से एक ट्रायंगल बनाते, काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब इस लेवल पर आकर के ये काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दे कि इस डायरेक्शन में 4 मीटर इतना चला, फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन में इतना चला, ठीक है, और चाहे और कोई भी इधर भी दे दे, वेस्ट डायरेक्शन में दे दे इतना चला, ठीक है, और फिर अपवर्ड जितना चला, तो उसको उस फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है, XYZ के फॉर्म में लिख दीजिए और ओरिजिन से बना दीजिए, ठीक है। ओरिजिन से जब बनाएंगे तो उसके बाद से उसका आप वो वेक्टर निकाल सकते हैं, उसका लेंथ, ठीक है। अब ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आपको क्या पूछ सकते हैं, वो एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। बस क्वेश्चंस का फॉर्म बता रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली में क्वेश्चंस में नहीं करा रहा हूँ। जैसे अब क्या हो क्वेश्चन, इसमें एक और बनता है क्वेश्चन, जैसे एक ए पॉइंट है, तो मान लीजिए 3,2 ऐसे दे दिया, और 3,2 से लेकर के 2,1,1 पे पहुंच गया, ठीक है। पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक पहुंच गया, ठीक है। तो बताइए कितना वो डिस्टेंस चला। तो बस आपको क्या करना है कि ए बी वेक्टर लिखना है, ठीक है। सिंपल आपको ए बी वेक्टर लिखना है। तो देखिए कितना चला, तो ए बी वेक्टर लिखने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि x2 - x1 करना है। तो ये 2 - 3i कैप, फिर y माइनस यानी कि 1 - 2j कैप, और फिर 1 - 1 k कैप, ठीक है। बस सिंपली ऐसे हो गया ना। अब ये डिफ़ॉल्ट मतलब ये 0 हो रहा है, कोई बात नहीं, चलिए 0 नहीं हम करते हैं, मान लेते हैं 2 ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे 2 लेंगे तो ये y2 होता है 2 - 1, ऐसे हो जाएगा 2 - 1, ठीक है। रफली बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ये रुकिएगा मत, वो तुरंत वहीं पे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ होता नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका -i कैप, फिर प्लस ना हो करके यहाँ पे -1
जे कैप, ठीक है, और ये प्लस के कैप, ठीक है। ये ए बी वेक्टर आ गया, तो जो ए बी वेक्टर आ गया x2 माइनस x1 से जो हमने कहा, फिर इसका क्या करना है आपको, मॉडुलस ले लेना है। तो मॉडुलस लेंगे तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि रूट में 3 आ जाएगा सिंपली। तो वो कितना पार्टिकल चला ए से लेकर के बी तक वो आ गया, है कि नहीं, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमारा आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, अब जल्दी से हम लोग चलना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट 2 लेक्चर होंगे, आराम से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद काइनेमेटिक्स को हम चलेंगे।